का क्लोजिंग कॉल्स में मैं हूं शरद दुबे और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से जुड़ रहे अभिषेक सत्यव्रतम। और अभी देखिए बाजार के रुख में जो है सेलिंग थोड़ी सी इंटेंसिफाई हो गई है। और एक बात बता दें कि जो ग्लोबल मार्केट्स है, यूरोपियन मार्केट्स या जो फ्यूचर्स जो हम ट्रैक करते हैं यूएस के, यहाँ पे भी जो भारी बिकवाली देखने मिल रही है। यानी कि धीरे धीरे करके ग्लोबल बाजार और हमारे डोमेस्टिक बाजार, ट्रम्प की जो टैरिफ की डेडलाइन थी 1 अगस्त, अब जो है धीरे धीरे उनकी रिएक्शंस भी देखने मिल रही है और अब्जॉर्ब किया जा रहा है। नेट ऑटो सेल्स के भी आंकड़े आ रहे हैं और यहाँ पे देखें तो लार्जली इनलाइन या स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। और एक भारी बिकवाली फार्मा सेगमेंट में देखने मिली है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की जो कमेंट्री आई है उस पे जो बात कर रहे हैं कि वो स्लैश कर सकते हैं प्राइसेस फार्मा स्पेस पे। लेकिन अगले 1.5 घंटे एक्शन पैक रहने वाली है। और याद रखिए इस मार्केट में भी क्या कमाई के मौके बनते हैं, क्या इंडेक्स की स्ट्रैटेजीज रहेगी, खास रिसर्च और इम्पॉर्टेंटली आप देखेंगे गेस्ट के क्या कॉल रहेंगे, ये सब हम लेके आने वाले हैं। और आज के एलिमेंट्स भी बता दें शो के, तो 2:05 पे जो है वायदे बाजार की स्ट्रैटेजी रहेगी, मार्केट चेक लेने वाले हैं। वही 2:10 पे अहम क्लोजिंग ट्रेड्स रहेंगे हमारे टेक्निकल गेस्ट के। 2:40 पे देखें तो ऑप्शंस के चैंपियन रहेगा, एक बहुत खास सेगमेंट है हमारा जहाँ पे वायदे बाजार में कहाँ पे आपको ऑप्शंस के कमाई के मौके मिलते हैं वो हम आपके सामने लेके आते हैं। 3 बजे एक अहम रिसर्च आएगी मार्केट्स एट 3, जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो रहेगा कि इन स्टॉक में मूव क्यों हुआ है, क्या रीजंस है, कौन से वॉल्यूम बजर्स हैं, ये सारे लिस्ट हम आपके सामने लेके आएंगे। 3:10 पे अगर बात करें तो BTST STBT ट्रेड्स रहने वाले हैं। और अगले हफ्ते की तैयारी, क्या अहम इवेंट्स रहेंगे अगले हफ्ते, 3:20 को हमें पता चलेगा। और बाजार की बड़ी बातें पे भी एक बार नजर डाल देते हैं। आप देखें अगस्त सीरीज की ठंडी शुरुआत हुई है, निफ्टी 100 अंक गिरा है। कल लास्ट ट्रेडिंग आवर में भी देखा था, लास्ट 20-25 मिनट्स में जो है गिरावट मार्केट्स में देखने मिली थी, अब वहां से सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो टूवर्ड्स द शॉर्ट्स जो है टेक्निकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि पोजीशंस बन सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो उतना ज़्यादा गिरावट नहीं आया, 175 पॉइंट्स का गिरावट आया, 55,800 लेवल्स के पास है। और फार्मा सेगमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा चोट लगी है, बिकवाली देखने मिली है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर्स 3 से लेकर 5% तक गिरे हैं। वही 3 महीने के निचले स्तर पे जो है आईटी इंडेक्स लुढ़क गया है, आईटी में भी जो है बिक्री देखने मिली है। और जो लार्ज प्लेयर्स है आईटी के, यहाँ पे जो है सेलिंग इंटेंसिफाई की है। लगातार तीसरे दिन मेटल शेयरों में भी जो है चमक जो है फीकी पड़ी है। टाटा स्टील 3% गिर गया है, टॉप लूजर निफ्टी इंडेक्स का है। और जहाँ पे एक काउंटर है जहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, लगातार 5वें दिन आपको देखने मिल रही है, वो है एफएमसीजी का खेमा। यहाँ पे देखें तो एफएमसीजी कंजम्पशन शेयर मजबूत है। HUL लगभग 1.5% चढ़ा है और अच्छी मोमेंटम जो है आपको सारे एफएमसीजी स्टॉक्स में देखने मिल रही है। कल जो थे डाबर, मैरिको, इमामी के भी नतीजे आए थे जो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। और ब्रोकिंग अपग्रेड भी जो है कुछ एफएमसीजी काउंटर्स में देखने मिल रहा है। तो 1 या 2 काउंटर ही है जो अच्छा कर रहा है, बाकी रेंज बाउंड है। और 2-3 काउंटर्स में भारी पिटाई भी देखने मिल रही है। लेकिन इस पिटाई के अलावा जो है बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो बज़ कर रहे हैं। खासकर की स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो की बात करें तो कुछ अर्निंग स्पेसिफिक है, कुछ नॉन अर्निंग स्पेसिफिक है। तो इस पूरे लिस्ट में मानसी आपके बिग बजर्स क्या रहेंगे? बिल्कुल सही कहा शरद आपने। इनफैक्ट अर्निंग स्पेसिफिक है, न्यूज़ फ्लोज है और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां जहां आ रही है उसका एक असर है जो कि स्टॉक वाइज मोमेंटम में बिल्कुल नज़र आ रहा है। और ऐसे में शुरुआत एफएमसीजी बास्केट और एफएमसीजी सेक्टर से ही करनी चाहिए, क्योंकि कल के सत्र से हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन का खेमा जो है बाजार को बेहतरी से संभाल रहा है। और आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे ये लगातार 5th सेशन है जबकि एफएमसीजी सेक्टर से बाजार को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल रहा है। इसमें मामी लिमिटेड, डाबर, ITC, HUL, इन तमाम स्टॉक्स में। HUL तो कल से इनफैक्ट नंबर्स जब आए उसके ठीक बाद हमने मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी और ब्रोकरेजेस के भी रिपोर्ट्स आना शुरू हुए। और क्लियरली एफएमसीजी से जुड़ी कई सारी कंपनियां हैं जो कि इस वक्त बाजार में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही है, तो इस पॉकेट पर तो नज़र है ही। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक और चंबल फर्टिलाइज़र बाजार खुलने से पहले इन दोनों कंपनियों का जिक्र हमने किया था, आपको बताया था कि दोनों के नतीजे अच्छे आए हैं और नतीजों के दम पर एक्शन नज़र आ सकता है। बाजार खुलने के साथ साथ ही दोनों स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली और इस वक्त भी तेजी जो है ऑफकोर्स ऊपरी स्तरों से थोड़े से गेंस फिजल आउट जरूर हुए हैं, लेकिन दोनों स्टॉक्स में हम देख रहे हैं अब भी हरे निशान के साथ मजबूती जो है वो कायम है कमजोर बाजार में, वॉलेटाइल मार्केट्स में भी। लेकिन इसी के साथ साथ रिलायंस के स्टॉक प्राइस पर भी नजर रखिएगा जरूर। आज के सत्र में मेजर कंट्रीब्यूशन जहां से आ रहा है उस लिस्ट में रिलायंस का नाम भी जोड़ना चाहिए। सबसे ज्यादा मजबूती आज के सत्र में जिन स्टॉक्स में देखने को मिली है उसमें ITC सबसे पहले, उसके बाद रिलायंस का स्टॉक भी है। 0.5% गेन्स यहाँ पर है।
हैं और रिलायंस के एजीएम की डेट जो है वो अनाउंस होती हुई दिखी। 29 अगस्त को रिलायंस की एजीएम होने जा रही है। जब नतीजा आया तभी हमने आपको कहा था कि एजीएम के डेट्स पर फोकस रहेगा और एजीएम में बड़े अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ से लेकर रिलायंस की चाल पर हमें नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। ये तो हो गई तेजी की चाल वाले स्टॉक्स। एफएमसीजी में अच्छा एक्शन, सिटी यूनियन, चंबल फर्टिलाइजर में अच्छी तेजी और रिलायंस के स्टॉक। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो कि रिवर्स एक्शन भी दिखा रहे हैं। कीमत घटने पर ट्रंप के दबाव पर और जो ताज़ा न्यूज़ फ्लोज आते हुए दिखे हैं फार्मा कंपनियों के लिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उसका इम्पैक्ट है जो कि डोमेस्टिक फार्मा कंपनियों पर भी पड़ा है। सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, डिविज लैबोरेटरीज, इन तमाम स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे 3 से लेकर करीब 5% तक की गिरावट है। लेकिन फार्मा के लिए कहा यह भी जाता है कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है, गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है पूरे फार्मा स्पेस में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इसे आज का हमारा फिसड्डी हमने कहा था और ये बिल्कुल फिसड्डी साबित होता हुआ 17-18% की गिरावट। और बड़ी खबर आई है कंपनी के एमडी और सीईओ गिरीश कौसगी के इस्तीफे की खबर, जो कि स्टॉक को पसंद नहीं आ रही है। इनफैक्ट गिरीश कौसगी जी ने अपने कार्यकाल में कंपनी के बेहतरी के लिए कई सारे डेवलपमेंटल एक्शंस लिए हैं और अब उनका इस्तीफा, ये जो खबर है उसका एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक वाइज मूवमेंट में रिफ्लेक्ट होती हुई ऑलमोस्ट 18% की डाउन ट्रेंड। सो फिसड्डी ऑफ द डे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। और बिग मूवर्स में एफएमसीजी में एचयूएल तो है ही, चंबल फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स भी है जहां पर अच्छा एक्शन है। एक्शन आपको स्टॉक वाइज काफ़ी हद तक मिलेगा। ऑटो बिक्री की चाल, लेकिन ऑटो डेटा आया उसके ठीक बाद भी कोई ऑटो सेक्टर में बड़ा मूव या उसकी रफ्तार बढ़ती हुई तो नहीं नजर आई। लेकिन आखिरी 1.5 घंटे में बाजार पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजाइज कैसे करेंगे मार्केट्स को, इंडेक्स पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नई सीरीज़ की शुरुआत थोड़ी फीकी ज़रूर हुई है, ऐसे में आपके लिए क्या कुछ यहाँ से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, अहम है, ये सब कुछ जानना बेहद ज़रूरी है। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। 24,600 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं, कहाँ 24,800 के लेवल्स हमने देखे थे कल के सत्र में, तो 24,900 के पार भी गया था निफ्टी। अगेन वहां से अब आप देखिए 300 साढ़े 300 अंकों की गिरावट और 24,600 के नजदीक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी बिकवाली ही झेलता हुआ। इंडेक्स वाइज किस तरह से तस्वीर दिख रही है बाजार की आपको? मानसी, गुड आफ्टरनून। देखिए, दरअसल बाजार से ना जो खरीदार है वो मिसिंग है। अगर आप DIIs को यानी घरेलू फंड्स को छोड़ दें तो कोई नहीं खरीद रहा है। FIs दूर ही है, FIs की तो लगातार पोजीशन गिर रही है और बिकवाली उनकी चल रही है। रिटेल भी बाजार में थोड़ा सतर्क हैं, हाथ नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो बाइंग का अभाव है। और हम देख रहे हैं कि अगस्त से इसकी कमजोर शुरुआत हुई है। आधे % निफ्टी आज गिरावट के साथ आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और थोड़ी सी ना टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं हैं। अब ट्रंप के रोज कुछ ना कुछ चीजें आ रही हैं, मतलब ट्रंप हमसे ज्यादा चीजें ट्रंप अपडेट कर रहे हैं। और 70 देशों की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है। भारत के लिए 25% टैरिफ तय किया है और ये इसकी डेडलाइन को बढ़ा के कर दी है 7 अगस्त की। लेकिन ये जो पेनल्टी वाली बातचीत कर रहे थे ना, वो पेनल्टी वाली बातचीत के बारे में अभी जिक्र नहीं हो रही है, वो कहाँ गई पता नहीं। तो ये अनिश्चितताएं बाजार को अपने ग्रिप में कर रही हैं। तो अगले अब 2 दिन की छुट्टी में क्या होगा, ट्रंप क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, भगवान जाने। इसके चलते थोड़े निवेशक सतर्क भी हैं और आज यही सतर्कता हम बाजार में देख रहे हैं। एक रेंज में हालांकि हम देख रहे हैं कि उठापटक काफी हो रही है, कोई एक तरफ का मूड नहीं है। हमने शुरुआत में देखा कि बाजार हरे निशान में लौटे, फिर से गिरावट बढ़ी, 100 अंकों के आसपास की कमजोरी आप इस वक्त देखेंगे निफ्टी में। और ग्लोबली भी जो सेंटिमेंट है वीक है। तो पहले क्या हो रहा था कि अच्छा नेस्डेक और S&P 500 रिकॉर्ड हाइज पर जा रहे थे, तो भी हमारे बाजार गिर रहे थे। और अब तो ग्लोबल क्यूज जब वीक ही हैं तो हम मतलब ऑलरेडी गिरावट के शिकार हो रहे हैं। तो ये दिक्कत है। यूरोप में भी कमजोर शुरुआत हुई है, तो उसके चलते हम देख रहे हैं। और ये जो नंबर्स भी आ रहे हैं ना ऑटो बिक्री के, ये बहुत ज्यादा कोई बाजार को एक्साइट करने का काम कर नहीं रहे हैं। आप देखिए मारुति सुजुकी के नंबर आए हैं, हालांकि घट के बिक्री के आंकड़े आए हैं। ये घरेलू बिक्री करीब 1.5% गिरी है, लेकिन शेयर ये 2% नीचे आ गया। 1.5 लाख यूनिट के आसपास की इनकी बिक्री के आंकड़े आए हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि 24,600 की सपोर्ट को निफ्टी ने अभी तक बचाया है और ऐसा लगता है कि नहीं ये लेवल टूटेगा नहीं। हमने बताया भी था कि 24,550 से लेकर 24,600 ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। FIs की बिकवाली जो है मानसी, निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय बनी हुई है कि FIs कब खरीदेंगे। काफी ज्यादा शॉर्ट है, शॉर्ट कवरिंग अगर मूड में आए, अगर यहां से अपनी 10% भी पोजीशन वो अनवाइंड करें अगर मंदी वाली, तो बाजार को एक बड़ी रिलीफ मिल सकती है। लेकिन वो हो नहीं रहा है और ये चिंता की बात है। हम तो 15%, 16-17% से ही वेट कर रहे हैं कि अब आएगी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग नहीं आई। उल्टे उनकी जो लॉन्ग होल्डिंग है वो घट के आ गई है करीब 9.5% के आसपास की। तो ये एक चिंता की बात जरूर है। निफ्टी को अब जो बचा हुआ सत्र है आज का,
मान के चलिए कि 24,600 से लेकर 24,550 ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। रेजिस्टेंस की बात करें 24,800 एक रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए बन गया है। एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो ऐसे कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं थी निफ्टी बैंक के लिए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सेंटिमेंट थोड़े से खराब तो हो रहे हैं निफ्टी बैंक के लिए भी, और बाजार सेंटिमेंट का गेम है। आज आप देखेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक बैंक को अगर छोड़ दीजिए बाकी सारे के 10 शेयर कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं, और जो रेंज रही है काफी छोटी रही है निफ्टी बैंक। अगर आप साइज के हिसाब से देखेंगे 56,000 का इंडेक्स है, लेकिन रेंज रही है आज सिर्फ 350 पॉइंट के आसपास की निफ्टी बैंक की। तो इंट्राडे के लिए 55,500 का सपोर्ट है और 56,000 एक रेजिस्टेंस का लेवल है। 56,000 के ऊपर अगर जाके निकले टिके तो आप मान के चलिए तेजी होगी, अदरवाइज बार बार हम देख रहे हैं कि 56,000 के ऊपर निकलता तो है बैंक निफ्टी, कल भी हमने देखा, आज भी हमने देखा, लेकिन वहां पर टिक नहीं रहा है और ये चिंता की बात जरूर है। तो थोड़ी सा ना हमने सुबह कहा था कि आप इंडेक्स को छोड़ दीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। थोड़ी जब स्थिरता आ जाए या फिर ट्रेंड क्लियर हो जाए तो आपके लिए ट्रेड के मौके बनेंगे, अदरवाइज तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी मुश्किल है कि करें क्या, कैसे प्ले करें, क्योंकि कभी कोई स्टेटमेंट आता है तो फिर अचानक से बाजार का मूड सुधरता है, फिर कोई स्टेटमेंट आता है ट्रम्प का, फिर बाजार में हम सेंटिमेंट प्ले होते हुए देखते हैं। तो ये एक चिंता की बात जरूर है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक जो मौके आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि एक्शन है भी, और जो खबरें आ रही हैं उनके दम पर शेयरों में भरपूर एक्शन बना हुआ है। उन शेयरों पर ही फोकस करने की जरूरत है। इंडेक्स को अगर छोड़ दें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब चीजें क्लियर होंगी तब इंडेक्स में मुझे लगता है ट्रेड लेने के लिए बेहतर मौका बनेगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स वेट एंड वॉच ज़रूर रहेगी। कपिल शाह हमारे साथ जुड़ रहे एमके ग्लोबल से। गुड आफ्टरनून कपिल। बाजार की क्या रणनीति होनी चाहिए? यहाँ पे देख रहे हैं कि गिरावट जो है देखने मिल रहा है, सेंटिमेंट भी थोड़ा वीक हो गया है, अहेड ऑफ द वीकेंड हम जा रहे हैं, कुछ भी एडवर्स अनाउंसमेंट्स आता है तो शायद और प्रेशर मंडे को भी देखने मिल सकता है। लेकिन कपिल, किस तरह आप देख रहे हैं बाजार की सेटअप अभी निफ्टी बैंक को लेके स्पेशली? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मार्केट को जब हमने एनालिसिस किया हुआ तो वहां पे मेरे एक 3 ऑब्जर्वेशंस बने हुए हैं निफ्टी पे। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि हमारा मंथ एंड हुआ है, जुलाई मंथ खत्म हो गया, अगस्त महीने में हम आए हुए हैं। तो नॉर्मली जब भी एक टाइम फ्रेम खत्म होता है तो हम उस टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं। तो मैंने मंथली चार्ट का एनालिसिस किया होता, तो वहां पर मेजोरिटी ऑफ द टाइम और मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर्स में मुझे ये देखने मिला था कि कहां ना कहां पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न जैसी कैंडल पैटर्न्स बनी हुई है मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे कोई भी नेगेटिव डेवलपमेंट होता है तो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। तो वैसा ही ऑब्जर्वेशन हमने निफ्टी के चार्ट पे देखा हुआ था, वहां पे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना हुआ है, वो एक नेगेटिव इंडिकेशन है। दूसरी बात ये है कि नॉर्मली जुलाई मंथ मार्केट के लिए अच्छा होता है, लेकिन बाद में हमने ये एक सीजनलिटी एनालिसिस किया था कि जब भी जुलाई मंथ ना नेगेटिव में बंद होता है तो इसका इफेक्ट अगस्त महीने में कैसे आती है। तो पिछले 20 सालों में जुलाई महीना जो है वो 4 से 5 बार नेगेटिव में बंद हुआ है, और 75% ऑफ द टाइम अगस्त महीना भी नेगेटिव महीने में बंद हुआ है। तो एक और भी इफेक्ट यहाँ पे देखने मिलती है सीजनलिटी के पर्सपेक्टिव से कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी एक नेगेटिव की ओर आती है। और आखिरी पॉइंट, जो टेक्निकल स्ट्रक्चर हम मार्केट का देखते हैं, तो पहले हम देखते थे 25,500 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम कर रहा था, बाद में देखा कि 25,250 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम कर रहा है, अभी 23,900 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो आपके रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, सपोर्ट लेवल्स वीक होते जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो पर्टिकुलर अगस्त महीने के लिए हमारा नेगेटिव भी बनता है जब तक मार्केट 24,900 के नीचे सस्टेन करती है। 24,500 एक माइल्ड सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये इसके ब्रीच होने के चांसेस ज्यादा है, और अल्टीमेटली 23,800 से 24,200 का एक बैंड बनना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अब चलते हैं अब क्लोजिंग ट्रेड्स की तरफ। तो कपिल, आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या रहेंगे स्टॉक्स में? अगेन टेकिंग द रेफरेंस फ्रॉम द सीजनलिटी, नॉर्मली अगस्त महीना रियलिटी सेक्टर के लिए वीक होते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक रियलिटी पे एक स्टॉक का पे नेगेटिव कॉल है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, शॉर्ट का व्यू बनता है 2087 के लेवल पे चल रहा है। स्टॉप लॉस इसका 2130 रहेगा और टारगेट 1975 के रहेंगे गोदरेज प्रॉपर्टी के लिए। और दूसरा जो स्टॉक है वो इन्फोसिस है। आईटी सेक्टर्स में भी हमारा एक नेगेटिव व्यू ही बना हुआ है, तो 1473 के लेवल पे शॉर्ट का व्यू बनता है, 1520 का स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में 1400 तक के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं।
ये आपके लिए स्ट्रेटजी हो गई और स्टॉक्स भी आपको बता दिए कपिल ने। इस बीच ट्यूब इन्वेस्टमेंट के नतीजे आए हैं और मुनाफा हम देख रहे हैं कि करीब करीब 9% बढ़ा है। 168 करोड़ रुपए का मुनाफा पोस्ट किया है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने। ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट और बड़ी पुरानी कंपनी है। एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफे की अगर हम बात करें तो 6% की बढ़त है। 247 करोड़ रुपए का फिगर आया है ट्यूब इन्वेस्टमेंट की तरफ से और मार्जिन के मोर्चे पर भी कोई ऐसी खराब स्थिति नहीं है, स्टेबल सेट ऑफ मार्जिन है। थोड़ी सी बल्कि बढ़ोतरी हुई है 30 बेसिस पॉइंट की मार्जिन में। हालांकि शेयर हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी गिरावट के साथ ये कारोबार करता हुआ दिखाई देगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट का। और आय में 3% की बढ़ोतरी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट के। तो ओवरऑल नतीजे जो हैं वो ठीक ठाक हैं। शेयर थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि गिरावट का शिकार यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश हो रही है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट कपिल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। क्या व्यू होगा आपका, क्योंकि साल की शुरुआत इसने ठीक की थी लेकिन उसके बाद हमने देखा कि गिरावट बढ़ती गई और इस साल अगर हम ईयर टू डेट की बात करें तो करीब 20-22% ये शेयर नीचे होगा। क्या रिकवरी की आप उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन वाले फेज में है ये? ट्यूब इन्वेस्टमेंट बेसिकली देखने जाए तो एक साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड ही रहा हुआ है और अभी भी मीन्स जब मार्केट ने जब भी काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया था तो वहां पे इन स्टॉक का कुछ खास पार्टिसिपेशन नहीं रहा हुआ था। स्टॉक साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड में है और फिलहाल में ही ये जो पिछले 4-5 वीक का जो लो था वो इस वीक में ब्रीच होते हुए देखने मिल रहा है, तो ये एक नेगेटिविटी इंडिकेट करता है। जब भी ये स्टॉक नीचे में जस्ट 2820 के लेवल के चल रहा है, 2800 का लेवल ब्रीच करता है तो नेगेटिविटी और गहरा सकती है और नीचे में 2700 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। स्टॉक साइडवेज टू नेगेटिव है। ठीक है, साइडवेज टू नेगेटिव यानी कि खास एक्शन नहीं है शेयर में और ये साफ तौर पर आज दिख भी रहा है। आज हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ शेयर्स हैं काफ़ी टाइम के बाद ट्रेंड में बड़ी अच्छी बाइंग आज इमर्ज हुई है और ये जो शेयर है आज निफ्टी का टॉप गेनर है करीब 4.5% के आसपास की तेजी के साथ। शेयर जब भी चलता है ऊपर हम देखते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग का दबाव आ जाता है 5245 के, हालांकि फिलहाल भाव हो गए हैं लेकिन एक समय पे 8-8.5 रुपए के प्राइसेस थे, फिर गिरा वहां से 4000 के आसपास आया क्योंकि वैल्यूएशंस काफी हाई थी ट्रेंड के। बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं थी, जूडियो वेस्ट लाइफ जैसे अच्छे ब्रांड्स हैं इनके पास, लेकिन ट्रेंड आज की तेजी कपिल जी क्या आपका कन्विक्शन बढ़ा रही है? क्या सस्टेन कर पाएगी बढ़त इसकी? जी, ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का काफी अच्छा रहा होता है। एक डिसेंट इंटरमीडिएट करेक्शन भी स्टॉक में हमें देखने मिल चुका है और जब ये स्टॉक अपना जो ये लेवल है 5000 का, तो पहले भी स्टॉक तकरीबन 5000 के लेवल के यहाँ पे आए थे और वहां से हमें एक बाउंस होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एकदम तेजी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट तो नहीं, लेकिन हाँ एक एक्यूमुलेशन का एक डिफेंसिव वे में स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का मौका यहाँ पे जरूर से बनता है। एक्युमुलेट करने का मौका बनता है ट्रेंड में और डे हाई के आसपास थोड़े वीकनेस वाले बाजार में आपको ये शेयर दिखाई देगा। 4.5% की शानदार तेजी है। निफ्टी में गिरावट थोड़ी सी बढ़ रही है, 24,650 के नीचे इस वक्त 125 अंकों के आसपास की गिरावट है। देखते हैं कि क्या 24,600 24,550 उसका जो सपोर्ट है क्या वहां पर ये संभलता है या फिर गिरावट इसमें और बढ़ती है। लेकिन आज अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि निफ्टी फार्मा सबसे ज़्यादा टूटा, 3% के आसपास की गिरावट, क्योंकि ट्रंप ने तमाम कंपनी से कहा है कि वो अपनी दवाओं के दाम घटाएं और ये गिरावट का शिकार हुए तमाम शेयर। पीछे हमने देखा था कि कल भी गिरावट आई थी फार्मा इंडेक्स में, लेकिन उसके पहले 6 सत्र तक लगातार हमने फार्मा शेयरों में तेजी देखी थी। और फार्मा के साथ साथ एक और सेगमेंट जिसका कहीं ना कहीं यूएस से लिंकेज है वो है आईटी। आईटी में गिरावट है करीब 1.5% के आसपास की। मेटल, इसका भी ग्लोबल लिंकेज है। तो आईटी, मेटल, फार्मा जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेगमेंट्स हैं वहां पर हम प्रेशर साफ तौर पर देख रहे हैं। और निफ्टी बैंक इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो गिरावट है करीब करीब 250 अंकों के आसपास की हो गई है। इंडिया विक्स हालांकि अपने कंफर्ट रेंज के अंदर ही है, 12 के आसपास है, 2-2.25% के आसपास का उछाल है। और एफएमसीजी की जो बढ़त 1.5-2% के आसपास थी वो घट के हो गई है करीब 1% के आसपास की। तो बाजार कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बेयर्स की गिरफ्त में थोड़ा थोड़ा सा तो है, क्योंकि कहां पर हम 25,400 के आसपास थे वहां से गिरते 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 अब 24,600, 800, 900 पॉइंट के आसपास की गिरावट बाजार में आ गई है। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं जहां पर कपिल जी का कन्विक्शन हो सकता है। ऑटो में आज हम देख रहे हैं कि माहौल थोड़ा रिलेटिवली ठीक है। टीवीएस मोटर
आयशर, ये कुछ कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम टू व्हीलर में मजबूती देख रहे हैं। और एक और शेयर जो बाजार को थोड़ा सपोर्ट करने का काम कर रहा है वो है रिलायंस का। 0.25% के आसपास के गेंस रिलायंस में हैं। इन शेयरों में कपिल, कहीं आपको मौके दिख रहे हैं? किसी को अगर बाइंग करनी हो तो आपके हिसाब से कौन सा शेयर टेक्निकली अच्छा लग रहा है यहां से? सबसे पहले ऑटो पैक का हम स्टॉक देखते हैं तो काफी सारे कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे, लेकिन उसमें से जो एमएनएम का जो स्टॉक है वो काफी निखर के आता है। स्टॉक प्राइस में इंटरमीडिएट करेक्शन जो है 3180 के लेवल पे है। मार्केट का ब्रॉडर रुझान नेगेटिव में है तो हमें थोड़ा सा डिफेंसिवली स्टॉक में काम करना चाहिए, लेकिन 3180 के लेवल पे थोड़ा सा मींस लेट्स से 20% 30% बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे 3065 लेवल तक इस स्टॉक को हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ब्रॉडर ट्रेंड काफी पॉजिटिव में है, थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन है तो ये एक हमें एक बाय की अपॉर्चुनिटी अच्छे से दे सकता है। और जो रिलायंस स्टॉक है तो रिलायंस भी काफी अच्छा ऊपर से नीचे करेक्ट हो गया था। रिजल्ट के बाद में थोड़ा सा हमें अपमूव भी देखने मिला हुआ था। फ्रिजल आउट होके आज फिर से एक मूव देखने मिल रहा है। स्टॉक प्राइस कहाँ ना कहाँ पे अपने एक लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज के पास में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो 1370 के लेवल का एक सपोर्ट लेवल बनता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड में 1370 के स्टॉप लॉस से रिलायंस में ट्रेड बनता है, और ऊपर में 1423 का लेवल है और 1450 की जो लेवल है वो उसका अपसाइड पोटेंशियल शॉर्ट टर्म में हो सकती है। एब्सोल्युटली, रिलायंस के लिए तो एजीएम की जो डेट आई है उसके बाद स्टॉक में मूव है, और इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी एमएनएम पर एक राय। कपिल, वैसे आयशर मोटर्स पर क्या नजरिया बताया आपने? आयशर मोटर्स पर भी सवाल था, क्या करना चाहिए जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उन्हें? जी, टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स में बेसिकली आइशर मोटर और टीवीएस मोटर है जिन्होंने काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने मिली हुई है। और आइशर स्टॉक्स में भी आज के दिन में काफी थोड़ा सा ज्यादा ही जिगजैग मूव हमें देखने मिला हुआ है, लेकिन जो भी उसकी मूविंग एवरेज है वो काफी अपवर्ड स्लोपिंग है। बीच में जो इंटरमीडिएट करेक्शन आया हुआ है कहाँ ना कहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे थम गया है। तो हाँ, एक पॉजिटिव रुझान तो इस स्टॉक में बनता है। 5553 के लेवल पे चल रहा है और इसका जो बेस हमें देखने मिलता है वो काफी करीब के लेवल पे ही है, 5530 के लेवल पे। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट से ये स्टॉक ऊपर में हमें देखने मिल रहा है, और अपसाइड पोटेंशियल शॉर्ट टर्म में इसकी कहाँ ना कहाँ पे 5760 तक की रह सकती है। चलिए, आयशर मोटर पर ये कटे किस वक्त, अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखने की राय। लेकिन हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं हमारे साथ, राजेश पालविया जैन भी अब है। राजेश जी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए, आपका शुक्रिया। मार्केट में वैसे तो नई सीरीज की शुरुआत फीकी हुई है, लेकिन स्टॉक वाइज कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मोमेंटम अब भी बरकरार है। एफएमसीजी ने बाजार को संभालने का लगातार काम किया है। आपकी राय क्या है इस वक्त बाजार में? क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मार्केट में यस एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला, और अगर हम निफ्टी का सेटअप भी देखें तो निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिली है। हमने देखा था कि पुल बैक का एक अटेम्प्ट भी मार्केट ने लिया था, लेकिन 24,850 जो कि एक मेजर सप्लाई जोन है उसको सरपास करने में कामयाब नहीं हुई थी निफ्टी। तो हमें लगता है जब तक 24,850 के लेवल हायर साइड पे क्रॉस नहीं होते हैं, निफ्टी में थोड़ा व्यू नेगेटिव साइड पे या बियरिश डायरेक्शन में ही हमें लगता है थोड़ा ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। ऑन द डाउन साइड अब हम एक क्रिटिकल सपोर्ट एरिया 24,600 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर यहाँ से जो नेक्स्ट जगह बनती है वो ओपन होती है 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ, जो कि प्लेस्ड है करीब 24,380 24,400 के जोन में। तो फिर हमें लगता है 24,600 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो फिर 24,400 की तरफ भी मार्केट फिसलते हुए दिख सकता है। तो थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव डायरेक्शन में ही मार्केट हमें लगता है अभी बिहेव करेगा जब तक हम 24,850 के ऊपर नहीं क्रॉस करते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखें तो 55,800 के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, और हमें लगता है जब तक ये 56,200 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा बैंक निफ्टी, जब तक यहाँ पे भी कंफर्ट नहीं आएगा और हायर साइड पे जो भी छोटे मोटे पुल बैक आएंगे वहाँ पे एक सप्लाई बनता हुआ दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में भी 56,200 मेजर हर्डल है। डाउन साइड में 55,500 55,300 ये नेक्स्ट लेवल हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में टीवीएस मोटर में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। टीवीएस मोटर में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है, और स्टॉक वीकली चार्ट पे देखें तो एक मल्टीपल सप्लाई जोन को अब निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे 2880 के ऊपर अगर टीवीएस मोटर क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। तो टीवीएस मोटर बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2840 ऑन द हायर साइड। 2880 के लेवल को निकलने के बाद यहाँ
हमें लग रहा है 2950 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती, तो टीवीएस मोटर पे बाय का यहाँ पे अभी ट्रेड लिया जा सकता है। वही देखें तो शॉर्ट साइड में जो हमें लग रहा है या स्टॉक में जहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है, उसमें हमें लगता है बंधन बैंक को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉक में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है और स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहा है, और आज जिस तरीके की गिरावट बनी है, हमें लगता है बंधन बैंक में यहाँ पे 158 155 की तरफ डाउनसाइड के लेवल आते हुए दिख सकते हैं, तो बंधन बैंक शॉर्ट किया जा सकता है फ्यूचर्स में, और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 167 के आसपास। शॉर्ट साइड कॉल बंधन बैंक पर 164 के लेवल्स पर करीब 2.5% की गिरावट यहाँ पर है, और ये गिरावट और ज़्यादा गहरा सकते हैं। इसी के चलते सेल स्ट्रैटेजी राजेश जी की तरफ से, और ऑटो सेक्टर पर लगातार फोकस है हमारे एक्सपर्ट्स का, और ऑटो से जुड़े स्टॉक्स एज रिकमेंडेशन हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से हाँ एक एक कराते हुए, और स्ट्रैटेजीज जो है वो हम आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कपिल और राजेश जी से तो बातचीत जारी ही रहेगी। हमारे सहयोगी पुलकित भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम एफएनओ की स्ट्रैटेजी, डेरिवेटिव के फ्रंट पर क्या कुछ हो रहा है वो सब भी जानेंगे। आप बने रहें। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। और अब जो है हम पुलकित के पास चलते हैं। पुलकित, बहुत सारे नंबर्स चेंज हो रहे हैं, शॉर्ट्स के तरफ बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बाजार का टेक्निकल एनालिस्ट की भी बातचीत चल रही है। क्या लग रहा है अभी पोजीशनिंग क्या है? निफ्टी बैंक डाइवर्जेंस है दोनों कॉल्स में कि दोनों ही एक ही साइड चल रहे हैं, और किस तरह पोजीशन करना चाहिए? देखिए आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे भी बहुत न्यूज़ फ्लोज आ सकता है, वो भी एक पॉइंट है, लेकिन करंट लेवल्स पे क्या लग रहा है बाजार का आपको? जी शरद जी, अगर बात करें करंट लेवल की तो बहुत ज़्यादा बड़े मूवमेंट की आज तो उम्मीद नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई बड़ा न्यूज़ फ्लो नहीं है। सुबह से हम बाजार को ठंडा ही देख रहे हैं, वोलेटिलिटी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब डेटा देख लेते हैं। इंडिया विक्स की बात की जाए तो करीब 11.83 के आसपास है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़ के नहीं आया है। वहीं अगर मैं निफ्टी के पुट कॉल रेशो की बात करूं तो ये 0.61 के पास है, ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, अभी ओवरसोल्ड होने के लिए टाइम है, तो यहाँ पे भी कोई बहुत मूवमेंट नहीं है। मोस्ट एक्टिव पुट और कॉल की बात की जाए तो ये दोनों का दोनों ही 24,700 के ऊपर है। थोड़ी सी जो 24,700 की पुट है वहाँ पे हल्की सी पुट बाइंग देखी जा रही है, और 24,700 की कॉल पे कॉल राइटिंग देखी जा रही है। मतलब थोड़ा सा दबाव है 24,700 24,800 की रेंज में। फिर मैं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं तो वो 25,000 के ऊपर बना हुआ है, मतलब एक 25,000 एक तगड़े रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। वहीं पे जो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है वो 24,700 पे है, और लगभग इतना ही 24,600 और 24,500 के आसपास भी है। तो अगर देखें तो 24,500 से लेके 24,600 की जो रेंज है वो एक थोड़ा सपोर्ट की तरह काम कर सकती है अगर हमको एक छोटा मोटा डिप मिले भी तो लेकिन बहुत ज़्यादा कोई बड़े डिप की आज तो उम्मीद नहीं है, चूंकि आज नई एक्सपायरी चालू हुई है तो धीरे धीरे डेटा बिल्डअप हो रहा है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो पीसीआर 0.88 है, कोई ये भी समस्या वाली बात नहीं है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट भी 57,000 के ऊपर ही बना हुआ है। एफएनओ बैन में अब चूंकि आज पहला ही दिन है तो कोई बहुत ज़्यादा एफएनओ बैन में कोई भी शेयर नहीं है। हालांकि अगली जो मंडे को जब हम मिलेंगे दूसरे ट्रेडिंग सेशन में तो वहाँ पे एक शेयर हमको एफएनओ बैन में मिल सकता है, वो होगा पीएनबी हाउसिंग, क्योंकि उसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट करीब 104% पहुंच चुकी है। शरद जी, ये था एफएनओ का डेटा कि क्या कुछ बन रहा है। बहुत ज़्यादा बड़े मूव की इन शॉर्ट उम्मीद नहीं है। अगर कोई वीकेंड पे न्यूज़ आती है तो हो सकता है हम दोनों में से किसी एक तरफ कोई मूव देख लें। जी बिल्कुल, यहाँ पे वेट एंड वॉच की जो है राय ज़रूर आ रही है, लेकिन हमारे साथ रोहन मेहता जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून रोहन। बाजार की देखें तो चाल जो है बदल रही है, टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड की तरफ जा रही है, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स हम बात कर ही रहे थे कि एफएमसीजी तो सपोर्ट कर रही है और इस पर बातचीत भी बहुत हुई है, लेकिन ऑटो स्पेस पे देखिए रेजिलियंस नंबर्स आ रहे हैं, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स मोस्टली आए हैं और अच्छे नतीजे भी देखने मिले हैं, और लगता है कि फॉलो ऑन बाइंग जो आपको ऑटो सेगमेंट में देखने मिल सकता है। निफ्टी ऑटो भी कोशिश कर रही है रिकवरी करने के लिए अपने डेज लो से। अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, इनलाइन या गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने में, कुछ खराब नंबर्स उतना नहीं आए, एक या दो कंपनीज को छोड़ के।
तो किस तरह या कौन से सेगमेंट से, ऑटो सेगमेंट से जहाँ पे लगता है कि अच्छी ग्रोथ जो है देखने मिल सकती है, रोहन? या गुड आफ्टरनून। हमारे फंड में तकरीबन सेकंड नंबर ऑफ द सेक्टर अभी भी ऑटो ही है। वी आर वेरी बुलिश ऑन थ्री इंडिविजुअल कंपनीज बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर रीजंस। एक तो बिकॉज ऑफ बिग फोर व्हीलर ईवी पे प्ले के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा कंसिस्टेंटली फैंटास्टिक नंबर पोस्ट कर रही है और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ सेल्स भी बहुत अच्छा है और कंसिडरेबली नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स भी बहुत अच्छा लग रहा है। टीवीएस मोटर हैज बीन वेरी बिग आउटशाइनिंग टू व्हीलर ईवी स्पेस। और थर्ड इज स्मॉल कैप कंपनी फोर्स मोटर्स, जो उसकी दो गाड़ियां के लिए जो रूरल मार्केट में बहुत डिमांड है। तो ये तीन हमारा टॉप पिक्स है। पर हम अभी भी लग रहा है कि आइशर मोटर्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले, कि जहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी वैल्यू पिक हो रही है। ओवरऑल आई थिंक इट्स नॉट सेक्टर पिक बट रेदर देन इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच। हम तो भी अभी भी मारुति, हीरो होंडा, हीरो, बजाज पे फिर भी बेरिश है बिकॉज ऑफ नॉट दैट हायर ग्रोथ रेट। ठीक है, बजाज हीरो ज़्यादा ग्रोथ नहीं है तो उस पर बेरिश है, लेकिन आयशर पर बुलिश हैं रोहन जी। और आयशर में तेज़ी आज हम देख भी रहे हैं, मतलब जो निफ्टी के गिने चुने स्टॉक जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आयशर का नाम भी आज के सत्र में आप देखेंगे। इस बीच यूपीएल के नंबर आ गए हैं, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड पे इसका नाम है, और घाटा इसका कम हुआ है। घाटा 384 करोड़ रुपए से घटकर 88 करोड़ रुपए का आया है। ईयर ऑन ईयर की ये फिगर है। हालांकि शेयर अगर आप देखेंगे अब फिलहाल ये लाल निशान में आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि यूपीएल ने 600 सवा 600 के भाव से एक बेहतरीन रनअप दिखा के 700 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला। और यूपीएल के साथ साथ एग्रोकेमिकल वाले जो बाकी भी स्टॉक्स थे ना, रैलिस था या फिर बासफ इंडिया था, इन तमाम शेयरों में हमने हाल फिलहाल बढ़िया तेजी देखी थी। आय की बात करें, आय बढ़ी है, 9,067 करोड़ से बढ़कर 9,082 करोड़ रुपए के आंकड़े आए हैं। और घाटा 9,216 करोड़ के आंकड़े आए हैं आय के, और घाटा इनका कम हो गया है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आय के फ्रंट पर अच्छे नंबर और घाटा कम होना एक बढ़िया संकेत कंपनी ने। देखते हैं कि मार्जिन वगैरह के फिगर कैसे निकल के आते हैं, लेकिन प्राइमा फेस ही ठीक ठाक लग रहा है। राजेश जी गुड आफ्टरनून। यूपीएल नंबर्स तो ठीक है, घाटा कम करना एक पॉजिटिव चीज, देखते हैं प्रॉफिट कब आता है। लेकिन आप ये बताइए कि यूपीएल आपको कैसा लग रहा है चार्ट पर सर? तो अभिषेक जी देखिए, स्टॉक में एक अच्छी रैली तो हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखी थी, लेकिन हायर साइड पे करीब 725 730 के जोन पे स्टॉक में एक सप्लाई प्रेशर यहाँ बनते हुए दिखा है। डेली चार्ट पे एनालाइज करें तो पिछले 3-4 सेशन से स्टॉक एक करेक्टिव मोड में ही देखने को मिला है। अब यहाँ पे नंबर्स के बाद स्टॉक में अगर हम देखें तो इमीडिएट रिएक्शन ये था कि लोअर साइड से एक पुल बैक तो बना है। हमें लगता है कि अभी भी नियर टर्म सेटअप के हिसाब से 680 के आसपास इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करता है और 680 के नीचे नहीं फिसलता है तो हमें लगता है थोड़ा पुल बैक यहाँ पे बन सकता है। एंड 715 720 जो कि इसका हर्डल है, वहां तक वापस से पुल बैक कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन 680 के आसपास इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस रखना होगा जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है। ठीक है, 680 ये स्टॉप लॉस लगा के आप चलिए। लेकिन आज जो फार्मा शेयरों का जो सेंटिमेंट जो थोड़ा सा बिगड़ा है, जो तबीयत खराब हुई है, कड़वी घुट्टी भी हम कह रहे हैं कि इसको, कि नहीं कड़वी घुट्टी लोग पी रहे हैं फार्मा के जो निवेशक हैं, आखिर ये हुआ क्यों है? ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया है कि आज पूरे के पूरे फार्मा सेक्टर में बिकवाली का माहौल बना हुआ है और टॉप सेक्टोरल लूजर है करीब 2.5% की गिरावट के साथ? जरा ये सिनेरियो समझते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं कुछ डिटेल्स के साथ। सृष्टि, आज एक मुश्किल दिन फार्मा सेक्टर के लिए, बताइए ट्रंप ने ऐसा क्या कहा है कि माहौल इतना खराब हो गया, चौतरफा बिकवाली के शिकार हो रहे हैं शेयर और बड़ी गिरावट हो रही है? जी हाँ, देखिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूएस की फार्मा कंपनीज पे प्रेशर तो बना ही रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको अपने जो ड्रग प्राइजेज हैं उनको कम करना पड़ेगा। पर अब उन्होंने उनको एक डेडलाइन दे दी है कि अगले 60 दिनों में आपको अपने प्राइजेस कम करने ही पड़ेंगे। और यही नहीं, अब से जो नए लॉन्चेस करेंगे आप,
वो आपको बाकी के जो मार्केट्स में आप प्राइसिंग देते हैं वो भी आपको यूएस में ही रखनी होगी। तो एक डेडलाइन जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आती हुई है, जहां पर उन्होंने 17 यूएस की दिग्गज कंपनियों को लेटर्स लिखे हैं और उसमें बताया है कि यूएस के प्राइजेस जो हैं अब आपको कम ही करने पड़ेंगे जहां पर आप अपनी ऑफरिंग्स देते हैं। देखिए, कई समय से टैरिफ की तलवार पूरे फार्मा सेक्टर पर लटक ही रही है, क्योंकि आप देखिए अभी तक तो एग्जेम्पशन मिला हुआ है भारतीय कंपनियों को भी, पर डोनाल्ड ट्रंप अभी भी चर्चा जरूर कर रहे हैं कि कितना % वो टैरिफ लगाएंगे। उनके लेटेस्ट कमेंट में उन्होंने 200% फार्मा टैरिफ की भी बात की थी और उसी को मद्देनजर रखते हुए अब ये चिंता जरूर है कि कौन सा होगा वो आखिरी रेट जिस पर ये फार्मा टैरिफ लगता हुआ दिखेगा। लेटेस्ट एक्शन की बात करें तो जो 17 कंपनीज को उन्होंने लेटर्स लिखे हैं, जिसमें कि दिग्गज यूएस कंपनीज आती हैं, ऑब्वियसली वो जो कि रिसर्च और R&D में ज़्यादा रहती हैं, ब्रांडेड ड्रग्स ज़्यादा बनाती हैं, जैसे इलाई लिली, नोवो नॉर्डिक्स, फाइजर, ऐसी कंपनीज को उन्होंने जताया कि आप अपने प्राइजेस कम करिए। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो आपके प्राइजेस हैं उनको तुरंत प्रभाव से आप कम करिए ताकि मेडिकेट पूरा कॉस्ट है वो कम होता हुआ नजर आए। और अगर इंडियन फार्मा कंपनीज की भी बात करें तो देखिए वहां पर उनका जो एक्सपोजर है वो जेनरिक मार्केट में ज़्यादा है, ब्रांडेड ड्रग में नहीं है। जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग के प्राइजेस में ऑलरेडी एक बड़ा डिफरेंशियल यानी एक बड़ा डिफरेंस होता ही है। पर अगर इस तरीके का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप डाल रहे हैं तो हो सकता है कि ब्रांडेड ड्रग्स के जो प्राइजेस कम आए, जेनरिक मार्केट में उसका एक असर देखने को मिले कि लोगों के पास प्रेफरेंस अब ज़्यादा हो जाएगी कि आखिर खरीदना क्या है, ब्रांडेड ड्रग खरीदनी है या फिर जेनरिक ड्रग खरीदनी है। पर इस पूरे मामले की डिटेल्स, इस पूरे मामले के रेट्स आना बाकी हैं। पर रिएक्शन के तौर पे आप देख रहे हैं कि सभी फार्मा कंपनीज में दिग्गज कंपनीज जिनका एक्सपोजर यूएस में ज़्यादा है, ऑरोबिंदो, सन, लुपिन, इन सभी में आज भारी प्रेशर है। ठीक है, ट्रंप की खुराफात जारी है और ये पहली बार नहीं हो रहा। ट्रंप ना जाने कितनी बार टैरिफ लगाने की धमकी भी दे चुके हैं। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि फार्मा कंपनियां अपने दवा के प्राइसेस में 30-80% की कटौती करें, लेकिन हमने मतलब कुछ देखा नहीं कुछ खास होते हुए। आज लेकिन उनके स्टेटमेंट के बाद आज माहौल ख़राब हो रहा है। लेकिन रोहन जी, आपको लगता है कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो पॉसिबल है? क्योंकि कंपनीज को तो अपनी कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी, अपनी एफिशिएंसी भी देखनी पड़ेगी, और दूसरी चीज़ ये है कि जो डिपेंडेंस है जेनरिक्स को लेकर वो भारत पर ज़्यादा है। निश्चित तौर पर मतलब 60% तो आसपास करीब भारत से अकेले वो जेनरिक्स इंपोर्ट कर रहे हैं। आज के जो करेक्शन है आपको लगता है कि और गहराएगी या फिर वैल्यू बाइंग कहीं कर सकते हैं? हमको लग रहा है कि ये जो स्पेसिफिक जेनरिक स्पेस है में हम बहुत टाइम से हम बिलीव करते हैं कि अभी जो फार्मा में गेम है या अभी भी फार्मा में जो है वो प्योरली एक इंडिया ग्रोथ स्टोरी का ही थॉट प्रोसेस है, नहीं कि जेनरिक का प्ले है और एपीआई। तो हमको लग रहा है कि दिस इज नॉट द टाइम टू गेट ऑन होल्ड ऑफ योर दिस टाइप ऑफ स्पेस। अभी रुकना चाहिए। पर या जहाँ पे इंडियन स्टोरी है फार्मा में, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलिए फार्मा पर ये व्यू। लेकिन अरविंदो, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा, ये सारी की सारी बड़ी कंपनीज हैं। सन फार्मा सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा गिरावट भी सन फार्मा में ही देख रहे हैं और अरविंदो में लगभग बराबरी 4.8% के आसपास की नरमी स्टॉक्स में है। यूपीएल का स्टेटमेंट आया है कि FY26 के लिए जो गाइडेंस है वो है पॉजिटिव, लेकिन शेयर हम देख रहे हैं कि वो है 2% नीचे। FY25 के मुकाबले जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो है 4 से 8% की ग्रोथ का। ठीक है, चलिए आगे इस पर और बातचीत करेंगे, कुछ और आंकड़े अगर आ जाते हैं तो। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ऑप्शन की स्ट्रेटजी भी समझेंगे और जो नतीजे आगे आने वाले हैं वीकेंड के दौरान या फिर अगले हफ्ते, उन पर भी करेंगे फोकस। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और कोल इंडिया के नतीजे एक बार देख लेते हैं। जुलाई में प्रोडक्शन 16% घटा है, बिक्री में 11% की कटौती के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। करीब 4.25 करोड़ टन सालाना आधार पर ये डेटा आते हुए नजर आए हैं और 5 करोड़ टन बिक्री के आंकड़े आते हुए यहाँ पर 11% की कटौती यहाँ पर देखने को मिली है। ऑल इन ऑल नंबर्स नज़र आ रहा है कि गिरावट ज़्यादा हावी हुई है। क्वार्टरली नंबर्स वीक है और उसका एक इम्पैक्ट है।
जो कि स्टॉक प्राइस पर इस वक्त रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। 373 के लेवल्स पर कोल इंडिया में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव है और प्रोडक्शन के आंकड़े और साथ साथ बिक्री के आंकड़े इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। फोकस करेंगे इस पे और इस पे आगे विस्तार से बातचीत करेंगे, टेक्निकल नजरिया भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का। सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर। नीलेश, गुड आफ्टरनून, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू मानसी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो स्टॉक रडार पर आया है वो है टीवीएस मोटर। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लगातार 2-3 दिनों से हम काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देख रहे हैं। मार्केट की वीकनेस के विपरीत यहाँ पे काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। उसके चलते हम यहाँ पर एक जो पुल बैक है वो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे 2900 का कॉल ऑप्शन, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जो 65 से इनफैक्ट 65 पर ही फिलहाल ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस कितना होगा? 51 रुपए का। पहला टारगेट 80 है, दूसरा टारगेट 101 का होगा। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम रिस्क देखें तो अप्रोक्सीमेट रिस्क पर लॉट 5600 का है, अप्रोक्स रिवॉर्ड यहाँ पे 12200 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर टीवीएस मोटर्स के 2900 के कॉल ऑप्शन को खरीदने की सलाह होगी। तो टीवीएस मोटर्स 2900 की कॉल खरीदने की राय, 65 रुपए के दाम पर। लक्ष्य 80 का पहला, उसके बाद 101 तक जाने का भी दमखम रखता है। स्टॉप लॉस 51 का मेंटेन कीजिएगा। अगर ये कॉल वर्क होती है तो 12,200 का अधिकतम मुनाफा होने की संभावना है, और अगर रिवर्स जाती है तो फिर मैक्स टू मैक्स 5,600 तक का नुकसान होने की भी संभावना है। शुक्रिया नीलेश जी। एफएनओ को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ में ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरे। राजेश जी, एक तो कोल इंडिया पर आपसे आपका टेक जानना चाहेंगे। अभी नतीजे आए हैं, नतीजे कमजोर है, जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस पर भी पड़ रहा है। 374 के लेवल्स पर स्टॉक में बिकवाली का दबाव है, लेकिन साथ साथ अभी जो रोहन से फंडामेंटल नजरिया फार्मा स्पेस पर जान रहे थे, उस पर एक टेक्निकल टेक भी आपसे जानना चाहूंगी। फार्मा सेक्टर लगातार अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था और इनफैक्ट वेट इसी बात का था कि एंट्री अपॉर्चुनिटी मिले कब। आज ये जो गिरावट है फार्मा स्पेस में, ऑफकोर्स ग्लोबल न्यूज़ फ्लोज के चलते गिरावट आई है, लेकिन इस गिरावट में क्या फार्मा सेक्टर इंडेक्स में से, फार्मास्यूटिकल स्पेस में से कहीं एंट्री अपॉर्चुनिटी किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में खोज लेनी चाहिए? तो देखिए, पहले कोल इंडिया पे अगर हम व्यू देखें तो कोल इंडिया में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, और वैसे भी स्टॉक को अगर हम देखें तो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। स्टॉक में देखें तो मेजर सप्लाई जोन जो बना हुआ है करीब 400-410 की रेंज में बना हुआ है, और हमने देखा है कि मल्टीपल अटेम्प्ट में भी ये स्टॉक वो लेवल को सरपास करने में कामयाब नहीं हो पाया है। अभी यहाँ पे अगर हम डेली वीकली टाइम फ्रेम देखें तो स्टॉक में एक ब्रेकडाउन, यहाँ पे एक स्टॉक वो अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा था, उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे अब देखने को मिला है। स्टॉक अब अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 380-85 के ऊपर नहीं आता है नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो यहाँ पे वीकनेस रहेगी, एंड हो सकता है ये स्टॉक फर्दर सेलिंग प्रेशर और यहाँ पे इसमें अट्रैक्ट हो, एंड देन डाउन साइड में 365-360 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकता है। रही बात फार्मा सेक्टर की, तो फार्मा इंडेक्स में आज एक बड़ा कट देखने को मिला और स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके का आज एक सेल ऑफ देखने को मिला है बिकॉज ऑफ न्यूज़ फ्लो, आई थिंक मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टॉक्स में एक यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। हालांकि हमने पिछले कुछ हफ्तों में एक अच्छी रैली सारे ही फार्मा स्टॉक्स में देखी थी, बट हमें लगता है थोड़ा अभी वेट करना चाहिए। इट्स अर्ली टू से कि ये सप्लाई प्रेशर यहीं सेटल डाउन हो जाएगा। स्टॉक लाइक सन फार्मा, अरविंदो फार्मा, इन दोनों स्टॉक्स में एक ब्रेकडाउन बनते हुए दिखा है। डॉक्टर रेड्डी में हमने देखा था पिछले दिनों में एक अटेम्प्ट जरूर लिया था स्टॉक ने एक अच्छे अपमूव का, लेकिन आज के सप्लाई के बाद स्टॉक भी अपने सपोर्ट एरिया के नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला। तो डॉक्टर रेड्डी में भी हमें लगता है 1240 के नीचे आज ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो 1240 के नीचे अगर ये रहता है तो ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 1180 की तरफ भी बनते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है थोड़ा अभी वेट करना चाहिए फार्मा स्पेस में। अभी यहाँ पे और भी कंटिन्यूटी ऑफ डाउन मूव देखने को मिल सकता है टिल दिस टैरिफ अनसर्टनिटी एंड जब तक कि
यहाँ पे कुछ फाइनल कंक्रीट कुछ आउटकम नहीं निकल के आता है, तो हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे डाउनग्रेड होंगे स्टॉक्स और यहाँ पे सप्लाई बनते हुए दिखेगा। एक टेक फार्मा स्पेस पर दोनों टेक्निकल और फंडामेंटल नज़रिया आपके लिए हमने आपके सामने रखा, लेकिन आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर में ही अच्छा खासा एक्शन है और इसमें आईटीसी भी आपने जून तिमाही के नतीजे जारी करने जा रहा है। नतीजों से उम्मीदें क्या लगानी है, ये बताने के लिए हमारे साथ स्नेही जुड़ गई है। आईटीसी में स्नेही 1.5% की तेज़ी, नंबर से ठीक पहले अच्छा एक्शन दिख रहा है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार के क्वार्टरली अर्निंग्स से? जी हाँ, बिल्कुल। आईटीसी के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी डिसेंट सेट की अपेक्षा है हमें Q1 से। स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू की उम्मीद है 8,261 करोड़ की, 7.5% लगभग की अपटिक हम देख सकते हैं। काफ़ी हेल्दी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एबिटा के बारे में बात करें तो 6,400 के आसपास ये नंबर आ सकता है, लगभग 2% का अपटिक यहाँ पर भी। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 5,085 करोड़ पर हमारी अपेक्षा है, 3.5% ईयर ऑन ईयर अपटिक देख सकते हैं यहाँ पर। और जैसे कि सारी एफएमसीजी मेजर्स के आंकड़ों में हमने देखा है, मार्जिन्स को हम थोड़ा सा प्रेशर में देखने की उम्मीद रख सकते हैं। 35% की अपेक्षा है कंपेयर टू 37% जो हमने इस क्वार्टर में लास्ट ईयर में देखा था। अगर हमारी उम्मीदों के बारे में बात करेंगे तो इन्फ्लेशन जो हमने कि लीफ टोबैको प्राइसेस में देखा है, जो सिगरेट का बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, यहाँ पर हमने इन्फ्लेशन देखा है, तो इसका असर थोड़ा मार्जिन्स पर रह सकता है। सिगरेट वॉल्यूम की अपेक्षा है 4 से 5% के बीच में। सिगरेट सेल्स हम 6% की अपटिक देखने की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर। एफएमसीजी क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4 से 5% का रेवेन्यू ग्रोथ देख सकता है। एग्री बिजनेस में भी हमें लगभग 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख सकता है। पेपर बोट सेगमेंट, जो उनका पेपर का सेगमेंट है, वो वीक रह सकता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है जो यहाँ पर दबाव क्रिएट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग कंडीशन टफ है, एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत डिमांड नहीं है और चाइना से बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स आ रहे हैं पेपर बोट सेगमेंट में, जिनके साथ कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। तो ये सारे थे फैक्टर्स आईटीसी के लिए। जब आंकड़े आ जाएंगे तो सिगरेट वॉल्यूम ट्रेंड्स, प्रोडक्ट मिक्स, उनका आउटलुक, रॉ मटेरियल प्राइसिंग, कंपटीशन पर उनकी कोई कमेंट्री, एग्री बिजनेस आउटलुक और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, इन सब फैक्टर्स पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सारी नज़रें आईटीसी के Q1 पर है, बट काफ़ी डिसेंट सेट की उम्मीद है इस बार आईटीसी से। ओके, तो डिसेंट सेट की उम्मीदें हैं। स्नेही, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। और इसी के चलते आईटीसी के स्टॉक प्राइस में नतीजों से पहले हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन। रोहन, एक टेक आईटीसी पर फंडामेंटल नज़रिया आपसे जानना चाहेंगे। आई बिलीव जो आपकी टीममेट्स ने बात की वो राइट है। हमको बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आई थिंक सो मार्जिनली इट्स ओके, पर आप आउट परफॉर्मेंस की बात करो तो अभी भी आईटीसी में कोई ऐसे नंबर्स नहीं है और ऐसा बिजनेस सेंस नहीं है जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस हो। कंपटीशन जबरदस्त है, मार्जिन्स आर गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट, सो वी विल वेट फॉर द टाइम। एज ऑफ नाउ नो बाय रेटिंग फ्रॉम आवर साइड। आईटीसी देखें तो अहेड ऑफ द अर्निंग्स जो है एक अच्छी अपमूव भी देखने मिल रही है और यहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट भी जो है 430 440 के बीच जो है टारगेट्स भी दे रहे हैं, तो इस पे भी ज़रूर नज़र रखेंगे। एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छी अर्निंग्स आए, खासकर कि टोबैको सेगमेंट को लेके ज़्यादा कोई टैक्सेस की भी चेंज पिछले 2.5 से 3 साल में इस सेगमेंट में नहीं देखने मिली है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते। ब्रेक के उस पार मार्केट सेट 3 कौन से अहम स्टॉक्स है और इम्पोर्टेंटली BTST, BT ट्रेड्स, ये सारे हम आपके सामने लेके आएंगे। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में और अब चलते हैं मार्केट सेट 3 में। यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा स्टॉक्स पे जो है इम्पैक्ट आ रहा है। मार्केट सेट 3 में आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून आनंद, ज़रा बताएं कौन से स्टॉक्स हैं हमारे नज़र पे। गुड आफ्टरनून शरद। 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें, आज बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है वो है फार्मा का। फार्मा शेयरों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। सन फार्मा देखें 5% के आसपास गिरा है। डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, इन स्क्री के आंकड़े आ रहे हैं, जिसके चलते ऑटो शेयर भी फोकस में है। बजाज ऑटो की तरफ देखें, एक्सपोर्ट 28% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। M&M की कुल बिक्री जो है 26% के आसपास बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ आयशर मोटर्स की जो मोटरसाइकिल बिक्री है 31% बढ़ी है।
है और एक्सपोर्ट 95% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इन तीनों शेयरों पर फोकस बना हुआ है। इसके अलावा नतीजों की बात करें तो अदानी पावर के नतीजे आए हैं। मुनाफा जो है 16% के आसपास घटा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और आय में भी 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। शेयर आज कमजोरी दिखा रहा है। जीएसके फार्मा के नतीजों की बात करें तो मुनाफा हल्का सा बढ़ा है, लेकिन आय जो है 815 करोड़ से घटकर 805 करोड़ पर आ गई ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आज फार्मा सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है जीएसके फार्मा, 8% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। एचयूएल पर नुआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय जो है वो बरकरार रखी है और लक्ष्य 3055 से बढ़ाकर 3240 रुपये का कर दिया है। शेयर में आज 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, इन स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लोज तो देखने मिल ही रहा है, लेकिन बाजार देखें तो निचले स्तर पे है। सेलिंग थोड़ी इंटेंसिफाई हो गई है। निफ्टी लें या निफ्टी बैंक लें, यहाँ पे देखिए निफ्टी जो है 24,625 के लेवल्स पे आसपास है। लगभग 140 पॉइंट्स की जो है गिरावट देखने मिली है। और एक और शेयर है जहाँ पे भारी गिरावट देखने मिल रहा है और आज का ओपनिंग फिसड्डी भी था जो हम आपको पहले ही बता दिए थे, वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। ना पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में आज एक जोरदार गिरावट देखने मिल रही है। इस गिरावट की क्या वजह है, बताने के लिए वरुण दुबे जुड़ रहे हैं। देखिए, मिस्टर गिरीश कोसगी का पीएनबी हाउसिंग के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा देना एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि आपको याद होगा हाल फिलहाल में कंपनी के नतीजे आए थे, तब मैनेजमेंट ने काफ़ी सारे वादे किए थे आगे के लिए मिस्टर गिरीश कोसगी के लीडरशिप के अंदर। और देखिए, अक्टूबर 2022 ये वो समय था जब कोसगी जी ने इस कंपनी की कमान संभाली थी। इसके पहले वो कैनफिन होम्स में थे, बाकी काफ़ी सारी कंपनीज़ के लीडरशिप रोल में रहे थे। और पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कंपनी में काफ़ी अच्छा काम भी किया है, क्योंकि AUM को 25% से बढ़ाया है। जो ओवरऑल लोन एसेट्स है उनमें भी 34% की बढ़ोतरी रही है। जो डिसबर्समेंट है उनमें करीब 38% के आसपास की बढ़ोतरी रही। जब वो आए थे तो ग्रॉस NPA काफ़ी बढ़े हुए थे 6% के आसपास, क्योंकि कॉर्पोरेट बुक में दिक्कतें थी। वहाँ से कम करके इसको 1% के आसपास वो लेके आए। ROAs में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी की और इनफैक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट जो है वो इनके ही ओवरऑल लीडरशिप के अंदर इस कंपनी में एक्चुअली इतना बड़ा है। करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास के लोन एसेट अफोर्डेबल हाउसिंग में है और FY27 तक इसको 15,000 करोड़ रुपए लेके जाने का इनका प्लान था। साथ ही साथ जो रिटेल लोन एसेट्स है उसको बढ़ा के 1 लाख करोड़ रुपए के पार लेके जाने का भी इनका प्लान था। तो काफ़ी सारे प्लान्स थे जो कि कोसगी जी के लीडरशिप के अंदर पीएनबी हाउसिंग इम्प्लीमेंट करने वाला था। साथ ही साथ स्टॉक की प्राइस मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो जब कोसगी जी ने इस कंपनी की कमान संभाली थी तब से अब तक स्टॉक जो है करीब 2 से ढाई गुना हो चुका है। यानी कि जिस तरह का परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है उतना ही अच्छा रिटर्न जो है वो निवेशकों को भी मिला है इस दौरान। लेकिन अब कोसगी जी का जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है और इसके लिए आपने देखा इस खबर के आते ही स्टॉक प्राइस में डिक्लाइन देखने मिला। जी बिल्कुल, देखें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में जो भारी गिरावट देखने मिल रही है। और ऑफ कोर्स अमोल आठवले भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमोल, सबसे पहले जो है आपसे बात करेंगे कि आपके अहम टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। SBI कार्ड के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 808 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 855 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 790 का। कॉन्ट्राबेट भी उसको बोल सकते हैं। जिस तरीके का करेक्शन हुआ है, एक शार्प करेक्शन के बाद 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर से दिखा रहे कि काफी ओवरसोल्ड है। यहाँ पे टेक्निकल बाउंस बैक ड्यू है। अगर मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव होता है तो एक SBI कार्ड में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। दूसरा मैं इंडियन होटल्स के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 742 के आसपास पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 780 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 725 का। एक डिसेंट फॉर्मेशन है। रैली के बाद एक करेक्शन के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिला है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अगर रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है तो एक इंडियन होटल में एक प्रॉमिसिंग अपट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, 780 की टारगेट होंगे इंडियन होटल्स के और SBI कार्ड भी रडार पर है अमोल आठवाले की। बाजार को एक बार फिर से देखिए, बाजार में गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई है। निफ्टी जो है अब करीब करीब 250 अंक नीचे और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 300 अंकों की गिरावट हो गई है। निफ्टी आ गया है 24,600 के नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 55,700 के नीचे
इस वक्त आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो जो सपोर्ट्स हैं निफ्टी बैंक के लिए वो हैं 55,500 के। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो 24,550 से 24,600 के हम सपोर्ट की बात कर रहे थे। अब उसके बीचों बीच आके खड़ा हो गया है। और आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाले अगर आप शेयरों को छोड़ दें तो बहुत कम ऐसे शेयर्स हैं जो बाजार में कॉन्फिडेंस भरने का काम कर रहे होंगे। रिलायंस थोड़ा नीचे आए हैं। रिलायंस के जो गेंस रह गए हैं सिर्फ आधे % के आसपास के। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आयशर में भी ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी नरमी आई है। लेकिन आयशर, हीरो मोटो जैसे कुछ स्टॉक्स हैं, यानी कि अगर आप कंजम्पशन को थोड़ा ब्रॉड कर लें, उसमें FMCG, डिस्क्रिशनरी, रिटेल, ऑटो, उस सेगमेंट को अगर छोड़ दें तो पूरा का पूरा बाजार इस वक्त आपको कमजोर दिखाई देगा। कुछ बड़े मूवर्स की जरा चर्चा करते हैं और उन पर राय लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। आज के सत्र में IIFL फाइनेंस आ गया है करीब 10% नीचे। नतीजों का असर हम देख रहे हैं शेयर पर। नतीजों के बाद शेयर की पिटाई हो रही है। IIFL फाइनेंस के अलावा हम देख रहे हैं कि GSK फार्मा करीब 6.5% टूट गया, क्योंकि फार्मा अब ये ग्लोबल प्लेयर है, मल्टीनेशनल है, अमेरिका से ज़्यादा इसका लिंकेज है, तो इसमें गिरावट ज़्यादा हो रही है। UPL 5.5% नीचे नतीजों के बाद, और गिरावट और बढ़ गई है। कमेंट्री जो आई वो सपोर्ट नहीं कर रही है शेयर को, और दिन के निचले स्तर के आसपास से UPL 666 ये है प्राइस इस वक्त। राजेश जी, UPL क्या और गिरेगा? और किसी के पास है तो क्या आप एक बार मान लीजिए किसी के 600 के आसपास के हैं, निकलने की सलाह देंगे? तो बिल्कुल देखिए, हमने चर्चा में डिस्कस किया था कि 680 क्रिटिकल है और वो टूट चुका, और उसके बाद देखा तो एक शार्प सेल ऑफ बना है और स्टॉक ऑलमोस्ट 5% करेक्ट हुआ है। तो नतीजों का एक रिएक्शन तो स्टॉक में यहाँ पे प्राइस इन होते हुए दिख रहा है, और अब यहाँ पे स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास फिसलते हुए दिख रहा है। तो एक कट तो ऑलरेडी यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हमें लगता है 660 ये इसका इमीडिएट लेवल है, वहां तक और गिरावट बढ़ेगी। अगर उसके नीचे भी फिसलता है तो फिर ये स्टॉक में एक और डीपर कट टुवर्ड्स 640 630 की तरफ भी बढ़ सकता है। तो आई थिंक अभी अवॉइड करना चाहिए। जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना है और जो सप्लाई बना है, हमें लगता है यहाँ पे फर्दर फॉलोअप सेलिंग आते हुए दिखेगी। मार्केट का मूड माहौल भी देखें तो एक सप्लाई का ही बना हुआ है, तो हमें लगता है अवॉइड ही करना चाहिए। यहाँ पे और भी गिरावट आ सकती है अगर 660 के लेवल को तोड़ता है तो। ठीक है, 660 के लेवल को तोड़ता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। UPL में 662 तक तो गिर गया, अवॉइड करने की फिलहाल सलाह है। बटन फिशिंग करने की कोशिश ना कीजिए, गिरावट और बढ़ सकती है UPL के शेयर में। नंबर्स का इंपैक्ट हम साफ देख रहे हैं। लेकिन ऑटो शेयर चूंकि आज के कह सकते हैं कि पिक ऑफ द पैक हैं, आज बढ़िया बाइंग हो रही है कुछ कुछ 2 व्हीलर काउंटर्स में। हालांकि 4 व्हीलर्स में माहौल उतना अच्छा नहीं है। तो जो जुलाई के अब तक के बिक्री आंकड़े आए हैं वो कैसे आए हैं, जरा एक बार समझ लेते हैं, उसको रिकैप कर लेते हैं। हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। सृष्टि, किस तरह के नंबर्स लग रहे हैं? ओवरऑल क्या सेंस मिल रहा है ऑटो सेल से? जून तिमाही के ऑटो नतीजों की बात करें तो यहाँ पर लगभग हम देख रहे हैं मेजॉरिटी कंपनीज ने जो है अनुमान के मुताबिक ही नंबर अपने घोषित किए हैं। तो एक कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट सामने नहीं आई है, ये सबसे बड़ी बात है। अब बात करते हैं सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल कंपनीज की, क्योंकि यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। हम बता भी रहे थे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा इकलौती कंपनी हो सकती है जो कि बाकियों से अच्छा प्रदर्शन करे, ग्रोथ नंबर साल दर साल इसका ज़्यादा देखने को मिले, और वैसा ही हम देख रहे हैं नंबर्स के पैमाने पे। टाटा मोटर्स और साथ ही मारुति के नंबर्स जो है उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में हल्की बढ़त की उम्मीद थी ही, और सभी कंपनीज में आप देखें तो साल दर साल 7 से 8% की हमने ग्रोथ देखी है। अब बात करते हैं ट्रैक्टर डिवीजन की, क्योंकि यहाँ पर देखिए महीने दर महीने तो एक गिरावट की उम्मीद थी ही, पर कंपनीज कहीं ना कहीं अपनी कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव रखी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार बारिशें काफ़ी अच्छी हुई हैं, रूरल सेंटिमेंट जो है काफ़ी स्ट्रांग है, इसको लेकर कंपनी भी उम्मीद लगाए बैठी हैं। और आखिरी में 2 व्हीलर स्टॉक्स में TVS मोटर्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखी है कंपनी। साथ ही साथ बजाज ऑटो और अगर रॉयल एनफील्ड की बात करें तो इनके नंबर्स भी अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। तो मोटी देखें तो सब लगभग सभी कंपनीज ने उम्मीद के मुताबिक या फिर थोड़ा सा बेहतर ही प्रदर्शन दिया है। ठीक है, ये मिक्स्ड थोड़े से आंकड़े आ रहे हैं। हालांकि ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़े एमएनएम के थोड़े से कमजोर आते हुए दिखे हैं। लेकिन अमोल जी, आपको क्या ऑटो में पसंद आ रहा है? अगर मान लीजिए एक 4 व्हीलर चुननी हो, एक 2 व्हीलर चुननी हो, तो आपके दाव कहां पर लगेंगे?
व्हीलर में हीरो मोटो के साथ जाना चाहूंगा। हालांकि टीवीएस मोटर का भी फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग है, बट एक रेंज में फंसा हुआ हीरो मोटो का स्टॉक है। रेंज के लोअर लेवल्स के आसपास ट्रेड होता हुआ है और उसके बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। तो कंपैरेटिवली एक हीरो मोटो के फॉर्मेशन के साथ जा रहा हूँ। अगर हम देखते हैं तो आज का डे लो या फिर 4235 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। जब तक उसके ऊपर है, ये जो सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 4400 और 4450 वो एक रेंज का रेजिस्टेंस रहा है। वहां तक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे। और फोर व्हीलर में अगर हम देखते हैं तो मारुति एक्चुअली फेवरेट था, बट जिस तरीके का सेल ऑफ हुआ है मारुति में, वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की तरफ लेके जा रहा है। फिर भी नजर जरूर रहेगी क्योंकि रेंज के सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पे मारुति में फॉर्म होता है तो जरूर ध्यान रहेगा। से पसंद है मारुति पर आप नजर रख के चलिए। लेकिन बाजार देखिए दिन के निचले स्तर पर कॉन्फिडेंस बाजार में आ ही नहीं रहा है। दिक्कत यह है एफआईज दूर हैं, अर्निंग्स का सपोर्ट कोई खास बाजार को मिल नहीं रहा है और ट्रंप के चलते बाजार में अनिश्चितता लगातार बनी है। और वही अनिश्चितता आज हम देख रहे हैं कि ट्रेडर्स को, निवेशकों को बाजार से दूर कर रही है, क्योंकि अगले 2 दिन कौन अपना तनाव लेके जाए, कौन अपने हार्ट बीट को बढ़ाता रहे छुट्टियों के दौरान भी। निफ्टी 225 अंक नीचे 24,550 के आसपास अपने क्रूशल सपोर्ट जोन में है बिल्कुल। निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट है वो 400 अंकों की हो गई है और 55,560 के आसपास है निफ्टी बैंक, यानी 55,500 के सपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है। सारे के सारे हम देख रहे हैं कि जो सेगमेंट्स हैं वहां पर आज बिकवाली दिख रही है, एक्सेप्ट एफएमसीजी। और थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि अगर आप सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करेंगे ना, तो एफएमसीजी इस वक्त इकलौता सेक्टर है जहां पर बाइंग हो रही है, और वो भी कितनी 1.5% की जो तेजी थी वो घट के हो गई है सिर्फ आधे % की। और इंडिया विक्स निकल गया है 12 के ऊपर, 4.5% ऊपर इंडिया विक्स से। निफ्टी फार्मा 3.5% नीचे इस वक्त आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एक काम करते हैं, फटाफट बीटीएसटी समझ लेते हैं या फिर एसटीबीटी, जहां पर कंफर्ट हो हमारे एक्सपर्ट्स का। राजेश जी, गिरावट काफी गहरा रही है बाजार में, कहीं से भी कोई सपोर्ट, कोई कन्विक्शन नजर आ नहीं रहा है। सेल साइड के सौदे हैं या फिर ट्रेड ना करें, कुछ ना लेके जाएं? आई थिंक अभिषेक जी, मैं तो ये कहूंगा कि ट्रेड ना करें अभी, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी है। मार्केट ऑलरेडी एक नियर टर्म चार्ट पे ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में, शॉर्ट करना भी रिस्की है, लॉन्ग करने की अभी सेंटिमेंट नहीं है। तो हमें लगता है कि अब फ्रेश वीक में वापस से फ्रेश व्यू बनाएंगे। वीकेंड के अनसर्टेनिटी को आई थिंक अभी ट्रेड में यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। तो मेरी तरफ से तो अवॉइड रहेगा, अभी कोई बीटीएसटी एसटीबीटी ना करेंगे। आपके साथ हूं मैं, मतलब अगर कोई ट्रेड नहीं बन रहा हो तो ना लें, रिस्क नहीं लेना है। कैपिटल के प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है, कैपिटल के अप्रिशिएशन से भी ज्यादा जरूरी है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और आज सुबह सुबह हमने आपको ये कहा भी था कि नहीं, बाजार में जो माहौल लग रहा है ना, इंडेक्स पे कोई कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि इंडेक्स किस तरफ जाएगा। उतार चढ़ाव हम काफी ज्यादा देख रहे हैं और उसमें लेके फंसना, फंस के बाद आपको कोसना या फिर हाथ मलना, ये सही नहीं है। इंडेक्स छोड़िए, ट्रेड अगर नहीं बनने, स्टॉक्स भी छोड़ दीजिए। अब जो भी करना होगा हम देखेंगे सोमवार को। अमोल जी, आप भी इत्तेफाक रखते हैं या फिर कोई सौदा है आपके पास? जी बिल्कुल सही कहा राजेश जी ने, एग्री हूँ 100%। थोड़ा सा मार्केट भी एक जो इम्पोर्टेंट क्रूशल सपोर्ट थे वो लास्ट में ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी बहुत बड़ा करेक्शन एक हुआ है, 3-4 वीक में मार्केट में प्रेशर रहा है। तो इतने नीचे जाके थोड़ा वीक साइड पे ट्रेड लेना रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से तो प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। ऑन द हायर साइड पे अगर देखते हैं तो कुछ बैंक निफ्टी के लेवल्स काफी प्रॉमिसिंग है। रिलायंस अगर हम देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड है, बट रिवर्सल का वेट रहेगा। अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो बैंक निफ्टी और रिलायंस दोनों के ऊपर फोकस रहेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी और रिलायंस पर फोकस रहेगा। लेकिन आज जो गिरावट है वो हम देख रहे हैं कि निफ्टी में करीब 1% के आसपास की है। तो जो अगस्त सीरीज की शुरुआत हुई है काफ़ी कमज़ोर नोट पर हुई है, और पिछले 7 दिन की अगर हम बात करें तो 7 दिन में से 5 दिन मार्केट्स में गिरावट हुई है।
2 दिन बाजार चला है, लेकिन जो गेंस रहे हैं वो कोई ज़्यादा नहीं रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर यहाँ से वीक होता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ 25,500 का निफ्टी था और गिरते 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 24,500 के आसपास निफ्टी आ गया है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और खबरों का रुख करेंगे, कुछ और स्टॉक्स को समझेंगे और इंडेक्स में क्या कुछ ऑप्शंस के जरिए हेजिंग कर सकते हैं, ये राजेश जी से समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल्स पे। और देखें तो यहाँ पे जो भारी गिरावट बाजार में देखने में दिन के लोअर लेवल्स पे है। और ब्रेक के पहले अभिषेक बात भी कर रहे थे कि राजेश जी के पास शायद कोई इंडेक्स ऑप्शंस हो जहाँ पे जो है कोई ट्रेड बन सकता है। राजेश जी, कोई ट्रेड बन सकता है अभी करंट लेवल्स पे इंडेक्स में, ऑप्शंस में? तो आई थिंक देखिए, मार्केट का टेक्सचर तो थोड़ा नेगेटिव साइड पे ही बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 24,500 का पुट लेके पोजीशन को थोड़ा हेज करना चाहिए। जो भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स लिए हैं या ऑलरेडी लॉन्ग साइड के ट्रेड आपके पोर्टफोलियो में ओपन है, तो हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड रिस्क जो अब बनते हुए दिख रहा है कि 24,500 अगर टूटता है तो फिर ये डाउन साइड फर्दर ओपन होगी और निफ्टी फिर हो सकता है 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ करेक्ट होते हुए दिखेगा। तो फिर नेक्स्ट टारगेट तो 24,350 की तरफ ही आता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक 24,500 का पुट 126-27 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये बाय किया जा सकता है। और हमें लगता है आज जिस तरीके की क्लोजिंग है 24,600 के नीचे अगर हम क्लोज हो रहे हैं तो ये मूव हमें लग रहा है कि 24,400 24,350 की तरफ एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पे पुट बाय करें 24,500 का विथ स्टॉप लॉस ऑफ 95 ऑन द हायर साइड। इसके टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं 175 180 की तरफ। इम्पॉर्टेंट लेवल्स पुट के जो है उस पर भी नज़र रखेंगे। 24,500 का ये आंकड़ा देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए अर्निंग स्पेसिफिक भी एक बार बात कर लेते। एबीबी इंडिया, इनका कैलेंडर ईयर 25 का सेकेंड क्वार्टर के नंबर जो हैं कल आने वाले हैं, इस पे हमारी नज़र रहेगी। और ऑफकोर्स देखें तो कैपिटल गुड स्टॉक्स की जो अर्निंग्स है वो धीरे धीरे करके आती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आंकड़ों के बारे में एक बार बता देते कि एक्सपेक्टेशंस क्या है। कल सैटरडे को इसके नतीजे आने वाले हैं। रेवेन्यू देखें तो लगभग 13% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ का अनुमान है। वही एबिडा की बात करें तो यहाँ पे 6.5% का उछाल देखने मिल सकता है। और ऑर्डर इनफ्लो लगभग 3,200 करोड़ की रहेगी। और की हाइलाइट्स में देखें तो एग्जीक्यूशन और एक अच्छी ऑर्डर बुक के कारण बाकी कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। ग्लोबल कमेंट्री भी थी तो उस बार जो है एबीबी स्टॉक में अच्छी मूवमेंट आई थी। ऑर्डर इनफ्लो 9% गिरा था, एक्सपेक्टेशंस था 12 से 13% गिरने का। तो उसके कारण सारे कैपिटल स्टॉक्स में जो है कैपिटल गुड्स थीम स्टॉक्स में जो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी। तो एबीबी बाकी सारे कंपनीज हैं उनके भी अर्निंग्स के लिए जो है मूड सेट कर सकता है। अमोल जी, एक बार एबीबी इंडिया के चार्ट्स को देखें कि पोजिशनली कैपिटल गुड्स स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं। डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, प्राइवेट कैपेक्स में भी अब मूव आ रहा है, ग्लोबल कमेंट्रीज जो है वो भी अच्छी आई थी। लेकिन देखिए आज दिन के लोअर लेवल्स पे एबीबी इंडिया ट्रेड कर रहा है, लगभग 2.5% गिरा हुआ है। अमोल जी जरा बताएं किस तरह दिख रहे हैं चार्ट्स एबीबी इंडिया? अगर हम एबीबी की बात करते हैं और स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म में बात करते हैं तो थोड़ा सा वीक सेटअप है और वही कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। हालांकि मीडियम टर्म सेटअप में इतना बड़ा डेंट नहीं है, बट 2-3 चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो करेक्शन काफी डीप चला है, दूसरे कंसिस्टेंटली स्टॉक ने लोअर टॉप फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। और अभी भी अगर हम आज का देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था 5475 का, वहीं से एक लास्ट टाइम बाउंस बैक आया था, वो काफी शार्प आया था। वो लेवल को भी ब्रेक किया है और उसके नीचे कंफर्टेबली स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, शायद क्लोजिंग भी उधर ही आ जाएगा। तो लार्जली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड जरूर है, बट पैटर्न के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो वीक सेटअप है और वही कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। रिवर्सल के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, रिवर्सल का लेवल रहेगा 5475। उसके ऊपर के क्लोजिंग अगर स्टॉक्स में आना चालू हो जाते हैं तो एक बुलिश साइड का मोमेंटम शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखें तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट लेवल्स पे नज़र ज़रूर रखेंगे। कल अर्निंग्स भी आने वाली, तो रिएक्शन आपको मंडे में देखने मिलेगा। राजेश जी, आपके कोई एसटीबीटी कॉल्स है आज? आई थिंक शरद जी अवॉइड करना चाहिए इस तरीके के मार्केट में। मैं यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अभी ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि वीकेंड की अनसर्टनिटी है और मार्केट अपने क्रूशियल लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है।
अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से और फर्दर कट भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, और कोई भी रिकवरी के साइन, हम डे एंड की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे कोई भी रिकवरी के साइन तो नहीं बने, तो अभी यहाँ पे शॉर्ट भी नहीं करेंगे और लॉन्ग भी नहीं करेंगे, वेट करेंगे नए फ्रेश वीक में किस तरीके का मार्केट बिहेव करता है। बिकॉज वीकेंड्स पे अगर कोई न्यूज़ फ्लोज रहती है तो मार्केट अगेन फिर ओपनिंग में, मंडे ओपनिंग में उस न्यूज़ को रिएक्ट करेगा। तो हमें लगता है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बीटीएसटी एसटीबीटी, बिकॉज वो छोटे से स्टॉप लॉस से हम ट्रेड करते हैं, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है उस स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करना इस तरीके के अनसर्टन इन्वायरमेंट में। ठीक है, ना लें बीटीएसटी कोई ट्रेड तो अच्छी बात है। और देखिए बाजार में गिरावट की 4 विलेन है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ टेरर है, तिमाही नतीजों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, डॉलर इंडेक्स 100 के पास है, और ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी, और सबसे बड़े मतलब विलेन क्या कहेंगे वो तो दूर ही हैं, एफआईज नहीं आ रहे हैं तो बाजार का मूड खराब करने का काम कर रहे हैं। तो ये कुछ कुछ चिंताएं हैं बाजार के लिए। लेकिन राजेश जी और अमोल जी, आप दोनों लोग बड़े फर्म से जुड़े हुए हैं, और बाजार में हम ये भी देख रहे हैं कि रिटेल कहीं ना कहीं थोड़ा साइडलाइन पर हो रहा है। रिटेल को बाजार में कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है। तो आप जरा ये बताएंगे, थोड़ा मार्केट का सेंस आपके जरिए भी हम लें कि चल क्या रहा है लोगों के दिमाग में। क्लाइंट्स राजेश जी किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, क्या क्वेरीज हैं उनकी? तो देखिए बिल्कुल डेफिनेटली वॉल्यूम्स तो बिल्कुल कम हुए हैं मार्केट में, और अगर हम देखें पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से सेबी ने काफ़ी कुछ टाइटनिंग एफ एंड ओ रेगुलेशंस को लेके भी किए, तो उसके चलते भी एफ एंड ओ साइड के भी वॉल्यूम यहाँ पे कम होते हुए दिखे हैं। रिटेलर का अगर हम बात करें तो बुक्स में अगर हम देखें तो काफ़ी स्टॉक्स में हायर साइड पे जो पोजीशंस अटकी हुई है वो अभी तक उन्हें एग्जिट नहीं मिला है। मार्केट ने हालांकि पुल बैक भी दिया था, तो वो एक जो चर्निंग जो एक होती है वो एक्टिविटी बिल्कुल यहाँ पे अभी थमी हुई है, जिसके चलते रिटेलर्स का जो फ्लो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर होते हुए दिखा है। हालांकि एज सच बड़ा पैनिक नहीं है पोर्टफोलियोज में, एक ऐसा कोई बड़ा सप्लाई प्रेशर नहीं आ रहा, अपनी पोजीशंस के साथ इंटेक्ट है। लेकिन ये है कि जो मार्केट एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में रहता है तो नया पैसे का जो फ्लो आता है, जो नया कैपिटल इनफ्लो आता है, वो थोड़ा अभी थमा हुआ है, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट और अनसर्टेनिटी के कारण वो सारा कुछ बैकफुट पे है। तो हमें लगता है जब तक ये मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, न्यूज़ फ्लोज या अर्निंग्स जब तक प्राइस में फैक्टर इन नहीं होगी, ये स्लो डाउन थोड़ा रहेगा फ्लोज में। और बट ओवरऑल एज सच बहुत बड़ा कोई सेल ऑफ या बहुत बड़ी पोजीशन कट नहीं हुई है। ट्रेडिंग एक्टिविटी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हमने देखा है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी में थोड़ी सी यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा चर्निंग नहीं होते हुए देखने को मिल रही है। ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो रही है। और देखिए मतलब राजेश जी, ऐसा नहीं कि बाजार कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो, कोई कमज़ोरी नहीं है, लेकिन बाजार यहाँ से अब चलेगा कैसे, इसको लेकर ना थोड़े से सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो ट्रिगर्स क्या बनेंगे, और वो ट्रिगर्स भी एफआईज के लिए काफ़ी काम के होंगे, क्योंकि एफआईज उनको देखे ही शायद भारतीय बाजार में लौटने का फैसला करें। लेकिन ये ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी है ना ट्रंप के चलते, ये परेशान करने का काम ज़रूर कर रही है। अब ट्रंप ने कल पता नहीं उनके मूड में क्या आया, मतलब कुछ भी बोलते हैं, मतलब उनके बयान को कितना सीरियसली लें ये भी कई बार बड़ा मुश्किल होता है। कल उन्होंने कह दिया कि रशिया और भारत दोनों डेड इकोनॉमी है, मतलब आपसे ज़्यादा हमारे यहाँ ग्रोथ है, हर सेक्टर में ग्रोथ है, आप ऐसा बोल कैसे सकते हैं। ठीक है, ट्रेड रिलेशंस अपनी जगह है, हमारे हित है, उसको हम तो सुरक्षित करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, अगर रशिया के साथ अगर आप कोई संबंध रखते हैं तो फिर आप पर हम पेनल्टी लगाएंगे। हालांकि पेनल्टी का क्वांटम क्या होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, उसके बारे में कोई जानकारी फिर उसके बाद नहीं आई है। लेकिन ये भी सवाल उठा कि हमारी जो ओएमसीज हैं, हमारी जो तेल कंपनियां हैं, ये तो रशिया से तेल खरीद रही हैं, क्योंकि रशिया डिस्काउंट पर हमें तेल बेच रहा था, तो हमारी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी अपनी जगह पर है। आपके जो कंसर्न है रशिया के साथ, वो आप अपने ट्रेड इंटरेस्ट के लिए तो चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। तो ये जरा समझते हैं कि ओएमसीज के अंदर खाने में क्या चल रहा है, पेट्रोलियम मंत्रालय इसको लेकर क्या बातचीत कर रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ बहुत ही अहम डिटेल्स लेकर। प्रकाश बताइए क्या चल रहा है, कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं सरकार की तरफ से सरकारी तेल कंपनियों को? देखिए, रशियन क्रूड की खरीद पर जिस पेनल्टी की बात की गई है, जिसकी घोषणा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने की है, उस मसले पर सरकार चर्चा कर रही है। इनफैक्ट ऑयल मिनिस्ट्री
लगातार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के संपर्क में है। इस मसले पर चर्चा की जा रही है, क्या वैकल्पिक उपाय हो सकते हैं, इसकी समीक्षा की जा रही है। और साथ ही साथ सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है, कोई कंसर्न भी नहीं है इस वक्त, लिहाजा काफ़ी धैर्यपूर्ण तरीके से इस मसले पर विचार किया जा रहा है और क्या वैकल्पिक उपाय हो सकते हैं उस पर चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जहां तक रशियन क्रूड की खरीद की बात है, वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनी जिस पर फैसला करेंगी, जो उनका बिजनेस इंटरेस्ट होगा उस बात को ध्यान में रखते हुए वो इस पर निर्णय लेंगी। साथ ही साथ सरकार जो है इस बात को लेकर प्रिपेयर्ड है कि किसी भी तरह का जो चैलेंज आएगा उससे निपटा जाएगा और इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ दुनिया में कहीं भी अफोर्डेबल रेट पर अगर क्रूड की उपलब्धता है, सरकार इस बात को लेकर कमिटेड है कि उसकी खरीद की जाएगी ताकि जो कंज्यूमर इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो जाहिर तौर पे जो मौजूदा डेवलपमेंट्स हैं उस पर काफ़ी क्लोज वॉच है सरकार की तरफ से। ऑयल मिनिस्ट्री लगातार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के संपर्क में है, तमाम वैकल्पिक उपायों पर चर्चा हो रही है और साथ ही साथ इस बात को भी इंश्योर करने की बात हो रही है कि जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, जो अफोर्डेबिलिटी है, उसको सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं और लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं, सरकार भी इस बात को दोहराती रही है कि जो इंपोर्ट बास्केट है, खासकर क्रूड परचेज की बात करें, उसको काफ़ी डाइवर्सिफाई कर लिया गया है पिछले 2 सालों में। अब करीब 40 कंट्री से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है क्रूड की जहां तक बात करें, तो कोई पोटेंशियल थ्रेट इस वक्त नहीं है और ग्लोबल मार्केट में क्रूड की सप्लाई की कोई दिक्कत भी नहीं है, डोमेस्टिक डिमांड को आसानी से मीट किया जा सकता है, लिहाजा कोई पोटेंशियल थ्रेट इस वक्त नहीं है। लेकिन जो डेवलपमेंट्स पैदा हुए हैं उसका क्या दूरगामी इम्पैक्ट हो सकता है, इस मसले पर सरकार लगातार चर्चा कर रही है। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि भारत अपनी एनर्जी की जो टोटल जो ज़रूरतें हैं, अगर हम क्रूड की बात करें तो 89% तो हम इंपोर्ट करते हैं, बाकी 11% हम खुद से क्रूड का एक्सप्लोरेशन करते हैं। और अगर हम FY25 की बात करें तो हमने करीब 250 मिलियन टन हमने कच्चे तेल का इंपोर्ट किया है और जहां से भी हमें सस्ता मिलेगा हम वहां से करते हैं। 40 देशों से कर रहे हैं, उसमें अमेरिका भी एक है और अमेरिका से भी हम बड़ी मात्रा में क्रूड इंपोर्ट करते हैं। रूस से थोड़ा ज़्यादा करने की वजह यह है कि ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा इजी है। देखते हैं कि आगे इस मुद्दे पर क्या होता है, लेकिन चलिए बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। आज थोड़ा सा कमज़ोर सत्र, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी ने 24,550 हमने सपोर्ट की बात की थी, क्लोजिंग बेसिस पर उसको बचाया है। 200 अंकों की लेकिन गिरावट रही, भारी भरकम गिरावट 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा की। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट रही वो 330 अंकों की रही, 55,500 के सपोर्ट के आसपास आके थोड़ी बहुत रिवर्सल हमने देखी है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद खराब रहा, हर एक चढ़ने वाले शेयर के मुकाबले आज 3 गिरने वाले शेयर बाजार में रहे। और आज सबसे ज्यादा अगर हमने कमजोरी देखी है तो वो है फार्मा सेक्टर में 2.5% की कमजोरी। ट्रंप के कमेंट्स के बाद दाम घटाने को लेकर जो उन्होंने आदेश दिए हैं या फिर आप कह लीजिए जो निर्देश दिए हैं, उसके बाद गिरावट बढ़ी। मेटल, ऑयल एंड गैस, इसके अलावा रियल एस्टेट, आईटी, तमाम शेयरों में तमाम सेक्टर्स में आज हमने कमजोरी देखी। सिर्फ एफएमसीजी इंडेक्स ऐसा रहा जहां पर थोड़ी बहुत बाइंग रही और 0.25% चढ़ के ये इंडेक्स बंद होने जा रहा है। और आज के अगर हम टॉप गेनर की बात करें तो ट्रेंट जो कि रिटेल कंपनी है, ट्रेंट में तेजी रही 3% की, एशियन पेंट्स में, एचयूएल में, नेस्ले में, हीरोमोटो, आईटीसी। यानी कि अगर आप निफ्टी के टॉप 10 शेयर देखेंगे तो टॉप 10 में से आपको 8 जो हैं वो कंजम्पशन रिलेटेड शेयर दिखेंगे। रिलायंस के जो गेंस थे वो 0.25% के आसपास कैप्ड हो गए। लेकिन आज की जो मेजर जो बिकवाली आई, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ये शेयर टूटे। और आईटी की बात करें तो इन्फोसिस में गिरावट रही, विप्रो में गिरावट रही और ऑटो में हमने देखा कि बिक्री के आंकड़ों के बाद और नतीजों के बाद हीरो मोटो के शेयर में गिरावट बढ़ी है और टाटा मोटर का शेयर भी 2.5% टूट के अब 650 रुपए के आसपास संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। चलिए इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगला हफ्ता बहुत क्रूशल है, आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है। 4 तारीख को एमपीसी की बैठक शुरू होगी, 6 तारीख को पॉलिसी आएगी, बाकी नतीजों का सीजन चल रहा है। 37 नतीजे आ चुके हैं निफ्टी के, 13 आने बाकी हैं। और इसमें अगर हम कुछ क्रूशल नतीजों की बात करें तो एसबीआई का नतीजा भी आना है, देखते हैं कि आगे वो कैसा आता है। ET9 स्वदेश पर हम कंप्लीट कवरेज करते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही। अमोल जी और राजेश जी, आप दोनों का आज बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से गाइड करने के लिए, कुछ काम के, कुछ बढ़िया इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी सुझाने के लिए आज के सत्र में। फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके कराएंगे हम
अगले हफ्ते की तैयारी आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।